जनाब अयाज सादिक साहब, जनाब अयाज सादिक साहब, प्लीज जनाब अयाज सादिक साहब। पैनामा हंगामा, सेनेट में अपोजिशन का पैनामा इंक्वायरी बिल पेश। क्या आज कौमी असेंबली में फिर पैनामा का शोर बर्पा होगा? पाकिस्तान खेल की दुनिया में गुम हो रहा है। हुकूमत खेलों के फरोग और खिलाड़ियों के लिए क्या कर रही है? There is no minute to spare, please. और हल्क के मुतासरीन की इल्तिजाएं और उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। कल हंगामा, आज कौमी असम्बली का अजलास 2 घंटों की ताख़ीर से शुरू हुआ। हुक्मरान जमात और अपोजिशन जमातों के दरमियान हंगामा राई जो कल हुई तो थी, आज भी आगाज़ लड़ाई झगड़े से हुआ। एक तरफ स्पीकर की जानिबदारी पर सवालात, दूसरी जानिब गवर्नमेंट बेंच से शोर। और क्या अपने हम रुकने पार्लियामान से तवक्कुआत रख सकते हैं कि एक ठोस बहस की जाए इस मामले पर? और फिर खेल की दुनिया से, पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा भी ऐसे खेल हैं जिसमें इनफरादी टैलेंट और लगन की वजह से खिलाड़ी मेडल और चैम्पियनशिप जीतते हैं, लेकिन शिकायत यही आती है कि हुकूमत की तरफ से सरपरस्ती होती तो खेल के मैदान कितने नए सितारे जगमगाते। लेकिन शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ अपोजिशन बोले। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म छोटे से रियासत के शहज़ादे के कद के पीछे चुकते हैं। क्या ये पाकिस्तान? मेरी आवाज कमजोर से ही, मेरी आवाज कमजोर से ही, मैं तन्हा से ही, मेरे नंबर्स कम से ही, लेकिन मेरी आवाज एक फर्द की नहीं है। मेरी आवाज उस 80 लाख पाकिस्तानी क्या है जिसने बल्ले पे मोहर लगाई। आप एक न्यूट्रल रेफरी का रोल प्ले करेंगे। मैं आपके एहतराम में सर झुकाऊंगा, जब हाउस में आऊंगा सर झुकाऊंगा। अगर जाला बनना है कुर्सी छोड़ दे और नीचे आ जाए, जाला बन जाए, उसका हक है। कौमी असम्बली के ये 2 बहुत अहम इजलास रहे हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उज़्मा बुखारी साहिबा, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, और तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। उज़्मा साहिबा, आपसे शुरू करती हूँ कि ऐसा लगता है कि ज़ाहिर है पार्लियामेंट में आपकी जमात, उसकी मेजॉरिटी है, तो इस वक्त अगर अपोजिशन को मौका दिया जाता कल भी और आज भी, तो ये झगड़े, ये हंगामा ये ना होता शायद। बहुत शुक्रिया अंबर। देखिए, पहले तो आपसे गुजारिश है कि नियतों के हाल तो खुदा ताला की ज़ात ही जानती है। कल भी आप अगर दोबारा फुटेज निकाल के देखिए, स्पीकर साहब बार बार कहते रहे कि एक अपोजिशन से, चूंकि अपोजिशन लीडर 50 मिनट बात कर चुके हैं, मैं ट्रेजरी बेंचेस में से एक को मौका दूंगा, उसके बाद कुरैशी साहब की बारी है, तो कुरैशी साहब बोलेंगे, फिर शेख रशीद एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट ये इनकी प्लानिंग और वो ये था कि इनको ये सब कुछ करना था हाउस में, जो इन्होंने कल किया। आज भी आपको मालूम है कि इजलास चल रहा है और आज गवर्नमेंट ने ही कंसीड किया है। कल अगर आप सादर रफीक साहब की गुफ्तगू निकाल के देखें तो उन्होंने ये भी यही कहा कि हम स्पीकर साहब को यही कहने वाले थे कि जी इनको बात करने दें, हम इन पे पनामा पेपर्स पे बात करना चाहते हैं। लेकिन उस्मा साहिबा, मिसाल के तौर पे जैसे आज भी जब शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे थे तो आबिद शेर अली भी काफ़ी ज़्यादा सख्त अल्फाज बोलना शुरू कर दिए, पीछे फिर शोर उठना शुरू हो गया था, इंटरप्ट किया जा रहा था। देखिए, इंटरप्ट तो सबसे ज्यादा कौन करता है इस मुल्क में, और हाउस के अंदर जो है वो क्या कारकर्दगी है पीटीआई की, मेरा ख्याल है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 2 महीने के बाद तशरीफ लाई है पीटीआई जो है हाउस के अंदर, और इसमें जो है वो तनख्वाहें ये पूरी ले रहे हैं। हाउस में अटेंडेंस की देख लें, कश्मीर पे बात हो तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। जो बाहर के मुल्क के हमारे जो है वो आए, हिज एक्सलेंसी आए, और उसके बाद उन्होंने खिताब करना हो तब आप उनकी इंसल्ट करते हैं, बाइकआउट करके, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, आज भी कंसीड किया गवर्नमेंट ने ही कि आप बात कर लें। अब आप कुरैशी साहब की पूरी बात निकाल के देख लीजिए, उन्होंने पनामा पे कितनी देर बात की है और वो खुद क्या कह रहे हैं। अब उन्होंने बार बार मुशर्रफ के रेफरेंडम में मैंने ये किया, मुशर्रफ के रेफरेंडम में वो किया, इन पे बहुत बुरे लोगों ने लबैक कहा था, और कुरैशी साहब ये भूल गए कि रेफरेंडम में जो है मुशर्रफ के चीफ पोलिंग एजेंट जो है वो उनकी पार्टी के सरबराह इमरान खान साहब थे, और उनका इशू पनामा, हम बार बार कह रहे हैं आपसे, पीटीआई का इशू ना पनामा पेपर्स के बारे में है,
इनका इशू ना करप्शन के हवाले से है। ये इस मुल्क में डिस्टेबिलिटी जाते हैं, कभी लॉकडाउन के नाम पे, कभी ना सिविल नाफरमानी के नाम पे, कभी वो 126 दिन के धरने के नाम पे, फिर ये बार बार अंपायर की उंगली ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब आज सारी चीजों से मायूस हो गए, इनको मालूम हुआ कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि फिर जाके पार्लियामेंट जो एक बच गई है उसको तलपट करते हैं। ठीक है, और ये वही पार्लियामेंट है जिसके एहतराम की आज मैं सिर्फ एक बात कंप्लीट कर लूं, उसी एहतराम के जो आज बहुत लहक लहक के कुरैशी साहब जो है वो आदाब हमें सिखाने की कोशिश कर रहे थे। कुरैशी साहब को भूल गया कि इन्हीं के लोगों ने इसी पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया। यही पार्लियामेंट जाली भी कहलाई, डाकुओं और चोरों की भी कहलाई। इस पार्लियामेंट के बारे में और इस मुल्क में किस इदारे के शख्स को जो है जिसकी सलामत रही हो यहाँ पर इज्जत, किसको इन्होंने बख्शा, उनको तो किसी पे एतबार ही नहीं है। ये सिर्फ इमरान खान साहब जो है 80 लाख वोट उनका बार बार जिक्र करते हैं, तो भाई 25 मेंबर्स की पार्टी है तुम्हारी, जो बाकी पूरा हाउस है उसको यरगमाल बनाना। और ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि 25 जो मेंबर्स हैं वो बताएंगे हाउस कैसे चलेगा? ठीक है, ऐसा ठीक है, नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने जी उस्मा साहब आपका मौक़िफ़ भी लेंगे इस वक्त। इफ्तिखार साहब, जो 2 दिन हमने हंगामा आराई देखी है, मछली मंडी बनी रही, तो जो अवाम के नुमाइंदे एक तवक्को होती है कि ठोस बहस होगी, वो तो नज़र नहीं आ रहा था। और मुझे तो नहीं लगता ना अपोजिशन की जानिब से था ये इस किस्म का बिहेवियर होना चाहिए था, और ना ही PTI की जानिब से, सॉरी PMLN की जानिब से। लेकिन ये बात ये है कि इस पार्लियामेंट के पास 400 दिन हैं और 2 बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन इनको करने हैं जी। इनको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है अगर ये तमाम पार्टियां चाहती हैं कि फिर धांधली का शोर न मचाया जाए, तो संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए दोनों फ्रीकैन को कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बैठ के उसको नया कानून बनाएं, उस कानून को इंट्रोड्यूस कराएं, उसको लीगल प्रोटेक्शन। दूसरी बात जो इस ऐवान पे अब लाजमी होगी है, अगर इस मुल्क में करप्शन खत्म करनी है और करप्ट लोगों को सजा देनी है, तो उसके लिए कानून साजी अब जरूरी होगी। ठीक है, कानून ऐसा बनाया जाए और इदारा ऐसा बनाया जाए जो हुकूमत का मरून मिन्नत ना हो, वो आज़ाद हो, इंडिपेंडेंट हो, उसके जो फाइनेंसेस हैं वो इंडिपेंडेंट हो, उसकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो, ताकि वो बाई पार्टीजन काम कर सके। ठीक है, और सजा दे सके। और बाकी असेंबलियों में क्या नहीं होता। आज मैं देख रहा था हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बहस हुई, तो जो एलके अडवाणी जैसा आदमी है जो बहुत सीनियर सियासतदान है जी, बहुत सीनियर सियासतदान लोग, मतलब लोकसभा में आज जो हुआ है उनके दरमियान भी डिबेट हो रही थी कि डिमोनेटाइजेशन पे बहस करने की इजाजत है, तो कह रहे थे हाँ बहस करने की इजाजत है लेकिन इसमें वोटिंग नहीं होगी। वहाँ भी बहुत एक दूसरे क्रॉस टॉक हुई, तो एलके अडवाणी को ये एक्सप्रेस करना पड़ा डिसअपॉइंटमेंट। इवन उन्होंने इस हद तक कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं उसको खैर बात कह दूं और मैं उसको छोड़ दूं। 89 ईयर्स ओल्ड मैन है। देखिए पार्लियामेंट्स में ऐसी बातें होती हैं, लेकिन उनको इशू बना के जमहूरियत को सबकदोश नहीं किया जाना चाहिए और ना ही कोई आदमी इसको सपोर्ट कर सकता है। और ये बात को इस हद तक ले जाने में दोनों फ्रीकैन बराबर के शरीक। बिल्कुल, लेकिन अगर हम देखें जी, जो बात मेरी ये बात जो कही गई, उसने बहुत वजाहत से कहा शाह महमूद ने कि मैंने क्यों कहा है, आपको बाय नेम क्यों पुकारा है, बिकॉज मुझे महसूस हुआ कि आप कस्टोडियन नहीं रहे जो आपका कल का रवैया था। मैं उस रवैये के हवाले से कह रहा हूँ, वरना मैं एहतराम करता हूँ स्पीकर का और स्पीकर के मनसब का और उसके फैसलों का, और मैं आज भी मानूंगा। मुझे अफसोस इस बात का कि कल आपने फैसला किया अपने चैम्बर में, काश आप हमें भी सुनते तो ये बात जी बिल्कुल। और ये जायज़ बात तो है ज़ाहिर है, क्योंकि अवाम भी सुनना चाहती है कि जो प्रिविलेज मोशन था उस पर क्यों फैसला किया गया, क्या था, क्योंकि ज़ाहिर है ये पूरा असरअंदाज होता है इस वक्त जो केस भी चल रहा है, पैनामा लीक्स का मामला, सब बात। पार्लियामेंट को मैं तो समझता हूँ फजूल बहस का है। पार्लियामेंट को 2 कवानीन जिनका मैंने तस्करा किया, मुमकिन 1-2 ऐसे और अच्छे कवानीन और भी हों, इनका फैसला करना चाहिए। लेकिन ये फिर इलेक्शन होगा, फिर यही अपना शोर मचाया जाएगा, इलेक्शन में धांधली हुई, इलेक्शन में धांधली हुई, 5 साल गुजर जाएंगे, ना हुकूमत जम के काम कर सकती है, ना अपोजिशन की समझ आती है वो क्या चाहती है, ब्यूरोक्रेसी इस इंतजार में रहती है। जहाँ हुकूमत थोड़ी सी कमजोर, वो चाबियां लगा देते हैं अपनी अलमारियों को, फाइलों को तक को मूव नहीं करते। तो इस मुल्क में हम रह के कैसे चला लेंगे इस निज़ाम को? 54% लोग वोट डालने नहीं आते, 46% वोट डालते हैं। उन 46% में भी तकसीम कर करा के जो हुक्मरान पार्टी आती है उसके पास 19-20% या 21% वोट होते हैं। तो इसे सीरियस मैटर है कि क्या मौजूदा जमहूरी तरीक़ेकार को चलाना है, क्या असेंबली की मुद्दत को 4 साल कर देना चाहिए,
क्या ये हमें सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क के अंदर मुतासर नुमाइंदगी के तहत इलेक्शन कराएं ठीक है। ताकि वोट जो है ना, ये बहुत सारी चीजें जो डिबेट मांग रही हैं उन वो पर नहीं डिबेट हो होनी रही। चाहिए। ठीक है, ये नहीं डिबेट जो ये डिबेट हो रही है आजकल, ये मुझे अफसोस है एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के, ये मैंने अपनी जवानी में जो देखा था, जो मैंने कोशिश की थी, उसमें हम नाकाम है। और ठीक है। जमहूरियत तभी बच सकेंगे ना कि आप जमहूरियत को कुछ डिलीवर करेंगे लोगों को। उसमें साहिबा जी इफ्तिखार साहब, उसमें साहिबा आपसे एक सवाल यही है कि इस वक्त जो अगर हम सवालात उठ रहे हैं स्पीकर अयाज सादिक साहब की जानिबदारी पर, और फिर जाहिर है कि एक ऐवान है, इसके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, धांधली पर, तो कवानीन भी तो इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है ना कि अगले इंतखाबात से पहले ये कवानीन पेश किए जाएँ, इनको मूव किया जाए, इस पर डिबेट हो जाए। देखिए, ये तो बहुत मतलब इफ्तिखार साहब ने तो बहुत एक कहना चाहिए एकेडमिक बात की है, और होना भी यही चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, इन दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है इस वक्त पार्लियामेंट के काम करने की। लेकिन यही तो मेरी आपसे गुजारिश है कि निकाल के देखिए कि इनका इंटरेस्ट पीटीआई का कितना है हाउस के अंदर, इनकी अटेंडेंस कितनी है, कितनी जगहों पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है किसी फ्रूटफुल बात के लिए। और क्या मुझे स्पीकर साहब की जहाँ तक बात आई, क्या बात इतनी सिंपल है? जैसे इफ्तिखार साहब से मैं जानना चाहती हूँ, क्या अयाज सादिक पहले दिन से हिट लिस्ट पे नहीं है? क्या इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि मैं इनको स्पीकर ही नहीं मानता? ठीक है, ये जाली स्पीकर है, मेरा तो ये स्पीकर ही नहीं है। और केपीके का स्पीकर जो है उसको ये 7 जलसों में लेके जाते हैं, लॉकडाउन के लिए साथ लेते हैं, फिर आप कहते हैं उस्मा साहिबा ब्रेक पर जाना है, लेकिन बातचीत आप दोनों से जारी रहेगी और आप अपनी बात ऑब्वियसली कंटिन्यू रखेंगी ब्रेक के बाद। में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले उस्मा साहिबा आप बात कर रही थी कि शुरू से ऐसा लग रहा था कि अयाज सादिक स्पीकर पर हदफ बने हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हम बातचीत क्योंकि जारी रख रहे हैं, सो कैन यू प्लीज फिनिश व्हाट यू वर सेइंग? थैंक यू अंबर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि स्पीकर साहब जो हैं वो तो पहले दिन से ही नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त हैं पीटीआई, और इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड कई दफ़ा मौजूद हैं कि वो ना मैं स्पीकर को मानता हूँ, ना मैं जनाब स्पीकर कहूँगा, मैं इनको एक्सेप्ट करता हूँ। और आज स्पीकर साहब के ऊपर तो बहुत तनकीद की गई, और लेकिन मुझे एक सवाल मेरा तो फिर ये ज़रूर है, इफ्तिखार साहब भी मेरा ख्याल है कि इस पर कमेंट कर सकते हैं कि सीएम जो केपीके के स्पीकर साहब हैं हमारे, वो तो इवन इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की तशरीफ ला रहे थे। वो हर जलसे के अंदर पीटीआई के मौजूद होते हैं, जो एक रिवायत और तरीकाकार ये है कि स्पीकर जो है वो वहाँ मौजूद नहीं होते। तो हमें इखलाकियात और जो आज सिखाने की कोशिश की जा रही थी, जो रूल्स हमें कुरैशी साहब पढ़ा रहे थे, क्या ही अच्छा होता कि वो रूल्स जो है वो उन्होंने अपनी तरफ भी देख लिए हुए। और आज उन्होंने 80 लाख वोटर्स जो है उनकी बात वो कर रहे थे कि जी मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, और आपकी 25 सीटें हैं। तो जमहूरियत का जब आप बार बार नाम लेते हैं तो जमहूरियत मेजॉरिटी का नाम है, लेकिन हमने बुलडोज करने की कोशिश फिर नहीं की। हमने फिर इनको मौका दिया कि ये आज हम कंसीड करते हैं और ये बात कर लें। लेकिन पैनामा के ऊपर कितनी देर बात हुई, करप्शन के ऊपर कितनी देर बात हुई, इस इशू के ऊपर जिसका इन्होंने बहाना बनाया था उस पर क्या बात हुई। और बड़ी मजे का खेज बात है जो मैंने पहले भी कहा था कि कुरैशी साहब जो है मुशर्रफ के रेफरेंडम पे लोगों को लान तान कर रहे थे, और उनको ये भूल गया कि उनके अपने जो पार्टी के चेयरमैन है वो चीफ पोलिंग एजेंट थे इमरान खान साहब मुशर्रफ के रेफरेंडम के अंदर, और वो ये उनको मेरा ख्याल याद रखना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि अभी उन्होंने कहा कि माफी मांगे जो है साद रफीक साहब, जो कल उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी हो रही है, गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम तो चले माफी मांग लेंगे, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब से माफी दिलाएंगे उन सब लोगों को जिनको कंटेनर पे खड़े होकर भी जिनकी इज्जतें उछाली गई, जिनके बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, शायद इससे बुरी लैंग्वेज। और इमरान खान साहब का तो प्रॉब्लम ये है कि वो सुपरलेटिव डिग्री से शुरू करते हैं, माशाल्लाह उनकी तो बीच की और शुरू का तो कोई मतलब है ही नहीं, वो सुपरलेटिव डिग्री से शुरू करते हैं, और ना वो किसी की बहन को छोड़ते हैं ना किसी की बेटी को छोड़ते हैं। उस्मा साहिबा, लेकिन एक ये भी तनकीद होती रही और जायज़ तनकीद है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद भी पार्लियामेंट में तशरीफ ज़्यादा नहीं लाते, बहुत कम सेशंस अटेंड की हुई, अगर इमरान खान साहब भी ऐसी बातें करते हैं। देखिए, आप दुरुस्त कह रही हैं अंबर, मतलब मेरी जाती तौर पर मेरी तो खुद ये राय और ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा कायदे ऐवान को भी हाउस में आना चाहिए। लेकिन चले उनके पास एक जस्टिफिकेशन हो सकती है कि वो चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, बहुत सारी इंगेजमेंट्स होती हैं,
جس کی وجہ سے وہ شاید کم ٹائم دے پاتے ہیں, لیکن آئیڈیلی ان کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے. پر عمران خان صاحب کے پاس سوائے پاکستان کے خلاف ہڑتال بجانے کو, پاکستان کو بند کرنے کا اور پاکستان کے بائیکاٹ کے علاوہ عمران خان صاحب کی کیا مشغائل ہیں؟ یا تو پھر کے پی کے میں بڑا کام کر رہے ہوتے, کے پی کے میں انہوں نے دن رات ایک کر دیا ہوتا, وہاں پر بہت جو ہے وہ صاحب آگے بڑھتے ہیں. افتخار صاحب 2 ماہ 10 دن کے بعد پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں آئی اور اس وقت یہ پیٹی قسم کی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے. لگ رہا ہے کہ جو باتیں جی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے جو باتیں یہ میڈیا میں الگ الگ سیپریٹلی علیحدہ کرتے رہے, تو اس وقت یہ ان کو موقع ملا ہے اس طرح کی لڑائی جھگڑے کا. دیکھیں, میں امبر یہ کہنا چاہتا ہوں, ابھی عظما آپ کے ساتھ لائن پہ ہیں. عظما ایک پولیٹیکل ورکر ہے اور اس کی طبیعت بہت اچھی جگہ پہ ہوئی ہے اور یہ کوشش یہی کرتی ہے کہ یہ کچھ عوام کی بات کر جائے. یہ اصل میں اسمبلیاں عوام کی بات کے لیے بنائی گئی تھیں جب جمہوریت کا آغاز ہوا, جہاں سے ہم نے جمہوریت دی, لیکن ایسا ایسا یہ اسمبلیاں سرمایہ داروں کے ہاتھ چلی گئیں اور ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرنے لگے. اور اگر ہم غور کریں تو پچھلے 10 سال کی اسمبلیوں میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا جو پاکستان کے عوام سے متعلق ہو, ان کی بہتری سے متعلق ہو. مسئلہ فری ایجوکیشن جو 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 25 کے اندر آئی بات, کوئی ایسی اور بڑی بات نہیں کی گئی. البتہ 2 صوبائی اسمبلیاں ایسی ہیں جہاں پہ خواتین کے رائٹس کی بات کی گئی, ان کے حقوق کی بات کی, جس میں پنجاب اور سندھ. باقی یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے سامنے ہے. یہ پوائنٹ سکورنگ ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جو روایت ہے. اس کی وجہ سے جب چیزیں پیک ہوتی ہیں تو اب اس کا آپ دیکھیں, آپ کی سکرین پہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں, واچ دی سکرین کہ واٹ از ہیپنگ. اب مجھے بتائیں, جب میں ان لوگوں کی حمایت کرتا ہوں, ان کی حمایت کرتے ہوئے پاکستان کے فوج کے رویے کے بارے میں تنقید کرتا ہوں, تو میرے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے کہ میں ان کی اس حرکت کو جسٹیفائی کروں. خواہ یہ حرکت نواز لیگ والے کر رہے ہیں, خواہ یہ حرکت پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں, خواہ یہ حرکت جماعت اسلامی والے کر رہے ہیں. حالانکہ اسمبلی اس لیے تو نہیں بنی کہ آپ ایک ایسا کلب بنا کے بیٹھ جائیں جہاں پہ آپ اپنی مرضی سے لوگوں کے بارے میں جو مرضی رائے کا اظہار کریں. بھائی کنکریٹ بات نہیں کریں گے تو پہلے 54% لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آ رہے اور کم ہوتے جائیں گے اور یہ 40% تک واپس چلی جائے گی. بڑی مشکل سے پچھلے 10 سالوں میں ووٹنگ کا ریٹ بڑھا اور ہمیں خوشی ہوئی کہ ووٹنگ کا ریٹ بڑھ رہا ہے. لیکن ان جو ہم پرفارم کر رہے ہیں, ان کی پرفارمنس کی وجہ سے ریٹنگ کم ہو جائے گی ان کے ووٹوں. پھر جب ان کے ووٹ کم ہوتے ہیں تو وہ جو دوسرے ہیں پاور گروپس, وہ جب آرگنائز ہیں, وہ رجمنٹس ہوتی ہیں, ان کی تربیت ایک ہوتی ہے, وہ پھر ان کے آہستہ آہستہ اقتدار, اختیارات اور وسائل کو چھینتے ہیں. یہ ڈبیٹ چل رہی تھی اس ملک میں, اور اس کے ساتھ غریب اور امیر کی ڈبیٹ ہے جس کو ڈسکس کیا جا ہی نہیں رہا. جو ایشو نہ صوبائی حکومتوں میں ہے, نہ صوبائی اسمبلی میں زیر بحث ہے, اور نہ قومی سطح پہ زیر بحث ہے. بہت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب. فائدہ کوئی نہیں ان چیزوں کا. And I will request Uzma to play her role for the poor people of Pakistan if she can. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ افتخار صاحب اور عظما صاحبہ ہمیں نکال. لیکن اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد سیاست کے میدان سے ہم کھیل کے میدان پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کرکٹ کے علاوہ باقی کھلاڑیوں کو کھیلوں کو سرپرستی کیوں نہیں ملتی. ویلکم بیک ٹو دا شو. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں, اور اگر بات کھیلوں کی جائے تو کراچی کے اسٹریٹ چلڈرن اس کی ایک زندہ مثال ہیں. انہیں بھی اگر حکومت کی سرپرستی حاصل ہو جائے تو یہ کھیلوں کی دنیا میں ملک کا نام مزید روشن کر سکتے ہیں. دیکھیے علی ہاشمی کی یہ رپورٹ. بچے کسی بھی معاشرے کا سرمایہ ہوتے ہیں, لیکن پاکستان کی سڑکوں پر موجود ان تقریباً 15 لاکھ بچوں کو کوئی اپنا سرمایہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ان 15 لاکھ بچوں میں ایسے بچے بھی موجود ہیں جو کسی کی ذرا سی حوصلہ افزائی سے پورے پاکستان کا نام روشن کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, اور کامیاب ہو بھی رہے ہیں. ہمارے جو پاکستان اسٹریٹ چلڈرن جو ہیں, انہوں نے ہمارے ملک کا ہی, سندھ کا ہی نہیں بلکہ پورے ملک کا جو ہے, پاکستان کا نام جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے وہ روشن کیا ہے.
जी हाँ, इन बच्चों से एक ऐसी फुटबॉल टीम बनाई गई जिसने 2014 में न सिर्फ भारत को 13 के मुकाबले में 0 से शिकस्त दी, बल्कि स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन भी हासिल की। मेरा जुनून लिखेगा अभी मेरी तकदीर, मेरा जुनून लिखेगा अभी मेरी तकदीर। लेकिन अफसोस, इस टीम को ब्राजील भिजवाने में हुकूमत ने 1% भी साथ न दिया। आते वक्त पाकिस्तान की किसी भी किस्म की किसी सियासी जमात ने हमें सपोर्ट नहीं किया था। और जब ये बच्चों की टीम भारत से वर्ल्ड कप में जीतकर पाकिस्तान पहुंची तो अक्सर सियासी शख्सियात फोटो सेशन के लिए एयरपोर्ट पहुंच गई। कुछ सियासी लोगों ने इन बच्चों की अपने तौर पर मदद की तो कुछ सियासी लोगों ने बड़े बड़े वादे करके बच्चों के साथ साथ अवाम से भी झूठ बोला। शर्जील मेमन साहब ने बच्चों के लिए 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया था और एक ग्राउंड जो कि स्ट्रीट चाइल्ड की मलकियत होगा उसका ऐलान किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। हमें ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए आजाद फाउंडेशन जैसी एनजीओ का साथ देना होगा ताकि पाकिस्तान की सड़कों पर मौजूद 15 लाख बच्चों में से मजीद टैलेंट को ढूंढा जा सके। इस तरह से न सिर्फ इन बच्चों की जिंदगी बेहतर होगी बल्कि वक्त पड़ने पर ये बच्चे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं, जिसकी मिसाल ये बच्चे पहले ही कायम कर चुके हैं। कैमरामैन अली के साथ अली हाशमी, डॉन न्यूज, कराची। स्ट्रीट चिल्ड्रन की तो एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे और खिलाड़ी हैं जो इनफरादी तौर पर बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको भी हुकूमत की तरफ से सरपरस्ती हासिल नहीं है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज घंजेरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली एहसन भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं अख्तर साहब आपसे ही पूछना चाहूँगी, मिसाल के तौर पर मोहम्मद वसीम है जो सिल्वर फ्लाई वेट उन्होंने चैम्पियनशिप जीती, लेकिन उनका यही कहना है कि उन्होंने बहुत फ़ोन कॉल किए, बहुत कोशिश की कि वही चैम्पियनशिप जो आमिर खान ने जीता था और उनको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त मिली, उनको ज़्यादा उस तरह से इज़्ज़त नहीं मिली गई, और जो पैसे जो वादा किया गया था वो अभी तक उनको वसूल नहीं हुए। हाँ, शुक्रिया जी। वसीम की मैं बात पहले कर लूँ। वसीम ने जब अमेरिका में मुकाबला करने का कहा और फिर हमें इसका पता चला तो मैंने ख़ुद उनको बुलाया। फेडरल मिनिस्टर मियां रियाज हुसैन पीर ज़ादा साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब जो थे उन्होंने उनको बुलाया और उनके लिए हमने गवर्नमेंट से अपील रिक्वेस्ट की और हमें उसके लिए 30 मिलियन 3 करोड़ रुपए उसके लिए अलॉट हुए। गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर होते हैं काम के और एक जज्बाती प्रोसीजर में बहुत बड़ा फ़र्क है। जज्बाती प्रोसीजर में मैं अगर कोई बहुत बड़ा मेरे पास पैसा हो तो मैं जेब से निकाल के वसीम को उसी वक्त दे सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसका चेक होता है ये कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़े खुशी से उसको 3 करोड़ रुपए का ऐलान भी कर दिया था और वो चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन एक कमेटी बनाई थी, परवेज़ रशीद साहब थे उसमें, अपने मिनिस्टर रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब थे और एक प्राइम मिनिस्टर हाउस से जॉइंट सेक्रेटरी साहब थे कि उनकी वसीम से मुलाकात होगी और वो जो इनकी रिक्वायरमेंट है फिर फंड भी उनको जो है इसी तरीके से बताया गया कि ये ट्रैवलिंग पे होगा, ये ट्रेनिंग पे होगा। और उसकी मीटिंग जो है जब हम ये कॉल करने की कोशिश की तो वसीम से रब्ता इसलिए नहीं हो सकता था कि वसीम मुल्क से बाहर था। ठीक है, वसीम अब आया है, हमने उसको बुलाया है और आज ही हमने नोटिस उसका इशू कर दिया है कि वो बैठ के हमारे साथ मामलात तय करें और ताकि हम ये पैसे वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है अली, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमने तो यहाँ 2 मिसालें दी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे काफ़ी खेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो चाहते हैं कि उनको पेट्रनेज मिले, स्पॉन्सरशिप मिले, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो फंड्स मुयस्सर नहीं होते। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंबर। मैं सबसे पहले स्टार्ट ये कहूँगा कि देखें दुनिया भर में जो खेल है, जो स्पोर्ट्स है, इट इज़ अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। इस हवाले से इसमें आपके प्राइवेट सेक्टर का और आपके कॉर्पोरेट सेक्टर का और आपकी मीडिया का बड़ा वाज़ेह किरदार होता है कि तमाम खेलों को, तमाम खिलाड़ियों को न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिलता है परफॉर्म करने का, बट उनको इंसेंटिव भी मिलता है स्पॉन्सरशिप के थ्रू, इंडोर्समेंट्स वगैरह के थ्रू। तो अभी जिस तरह आपने अभी अख्तर साहब से बात की थी रिगार्डिंग बॉक्सर जो मोहम्मद वसीम थे, तो अच्छी बात है कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनको रिवॉर्ड किया 3 करोड़ रुपए की जो एक रकम का भी अनाउंस हुआ था, जो सारी जो अख्तर साहब ने पूरी प्रोसीजर बताया था। लेकिन इसमें बेहतर ये होता कि अगर आपका हमारा अपना मीडिया पहले इसको हाईलाइट करता और फिर जितने भी जो आपके बड़े मीडिया कॉर्पोरेट ब्रांड्स हैं, जितने भी बड़े बैंक्स हैं, कॉर्पोरेशन हैं, सारा वो किरदार अदा करते और वो फिर मोहम्मद वसीम को एक लॉन्ग टर्म स्पॉन्सरशिप देते
ताकि वो अपने करियर को भी स्टार्ट कर सकते हैं और उनको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। और ऊपर जाहिर सी बात है फिर आप चाहेंगे कि आपका स्पोर्ट्स चैनल भी उनकी कोई ना कोई फाइट लाइव टेलीवाइज करे, तो उससे जाहिर सी बात है फिर और चीज बनती है। तो वन ऑफ पेमेंट से तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, हुकूमत ने 3 करोड़ अलॉट तक है, बट वन ऑफ पेमेंट क्या काफी, मैं तो नहीं समझता काफी है। इसमें ब्रांड्स का और कॉर्पोरेशंस का बड़ा काम, वाज़ेह किरदार होना चाहिए, अब उनको आगे आना चाहिए इस लिहाज से। लेकिन जो स्पोर्ट है उसका काम तो नहीं है ये स्पॉन्सरशिप्स दिलाना। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन ये था ना कि अगर आप जब इस तरह की कोई अचीवमेंट होती है तो स्पोर्ट्स बोर्ड का कम से कम काम होता है कि वो मीडिया पे या क्या कहते हैं प्रेस रिलीज जारी करे या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो बताए कि भाई हमारे जितने भी स्पोर्ट्स बोर्ड जितने भी होते हैं वो साफ उसमें कह दें कि कॉर्पोरेट सेक्टर को, मीडिया सेक्टर को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और ऊपर से मीडिया को खुद भी इसमें, जिस तरह स्टोरी आप पकड़ लेते हैं, कोई भी मीडिया चैनल हो या अखबार हो, तो कम से कम उसको बंदे प्रसूब भी करते हैं। लेकिन वही बात थी कि बस हुकूमत ने वादे वही तो कर लिए, पैसे मिल भी जाए अच्छी बात है, बट वही था कि जब तक कॉर्पोरेशंस को आप खुद इन्वॉल्व एंगेज नहीं करेंगे ना, ठीक है, वो तब तक काम नहीं बनेगा इससे। ठीक है। अख्तर साहब, अली यही कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो काम किया, वन ऑफ दिया, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉर्पोरेशंस को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि जितना मीडिया भी कवरेज देगी, कॉर्पोरेशंस आएंगे तो उनको एक सस्टेन्ड फंडिंग मिलेगी। लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ आएँ, यही कहा जाता है कि जो मुख्तलिफ जो कहते हैं स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो गोस्ट यूनिट्स हैं, जिनको रेगुलरली एक अपने नेशनल इवेंट्स या एनुअल इवेंट्स उनको रखने चाहिए, वो नहीं करते। अगर इस तरह के कंसिस्टेंटली हो तो फिर ज़ाहिर नए खिलाड़ी और नए खेलों में उभर कर सामने आएंगे। हाँ जी, ऑफ कोर्स। आपका क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जहाँ पैसा दे रही है, वहाँ कुछ ऐसी फेडरेशंस हैं जो अप टू द मार्क काम नहीं करती। जी बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी, हम इसी माशरे का हिस्सा हैं, हर चीज़ 100% नहीं जा सकती, लेकिन गवर्नमेंट जहाँ पैसा देती है तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का उसका तरीकाकार है कि उसके साथ चेक एंड बैलेंस भी हम रखते हैं। ठीक है। हम उस फेडरेशन को नेक्स्ट ईयर की ग्रांट देते हैं जो सालाना एक नेशनल चैम्पियनशिप करवाती है, सीनियर में भी और जूनियर में भी। इसी तरह जहाँ अप्लाई होता है लेडीज़ की भी चैम्पियनशिप और लेडीज़ जूनियर की भी चैम्पियनशिप करवाते हैं। और फिर उन अपने उनकी जो अमाउंट्स हम उनको देते हैं उसका ऑडिट भी हमें करवा के देती हैं। ये सारी चीज़ें वो पूरी करके देंगे तो नेक्स्ट हमको उनको अमाउंट देंगे। ये चेक एंड बैलेंस है हमारे पास, इसलिए दिए। और हम माशाल्लाह फेडरेशंस बहुत अच्छा भी काम कर रही हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे, मार्शल आर्ट्स में हमारी फेडरेशन आगे आके आ रही हैं। बाकी भी हॉकी जूनियर आप देखें कि हमारा माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छा स्कोप था जूनियर टीम का वर्ल्ड कप उसमें कप जाने में, लेकिन इंडिया ने हमें वीज़ा ही नहीं दिया। ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन ये कहा जाता है कि एनओसी के लिए टाइम पे अप्लाई नहीं किया गया था, यही दूसरी तरफ हमें ये सुनने में आ रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ आऊँ कि जैसे अब मिसाल के तौर पर ओलंपिक्स को हम देख लें, पाकिस्तान जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, क्वालिफाइंग राउंड तक पहुँचे तक नहीं, तो जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो लोग ऑन द ग्राउंड काम करते हैं, वो उनका यही कहना होता है कि हमें बहुत देर बाद ख्याल आता है अब अगले ओलंपिक्स के लिए हमारी क्या तैयारी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रियो ओलंपिक्स के बाद ये तमाम जो हमारी एफिलिएटेड फेडरेशंस हैं या वो फेडरेशन जो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में जा रही हैं, उनको लेटर लिख दिया है। और लेटर भी इस तरह लिखा है कि देखें जी, आप हमें अपना क्वालिफाइंग कम से कम ऐसा प्रोग्राम दें जो जज्बात पे मुनसर ना हो कि गवर्नमेंट हमें इतने करोड़ दे दे तो हम ये कर देंगे, इतने करोड़ दे दे तो ये कर देंगे। नहीं, बस सोर्सेज में हम पाकिस्तान में हमने रहना है। और किसी भी फेडरेशन का या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की यही कारकर्दगी है कि वो इस अवेलेबल सोर्सेज में रहते हुए काम करे, ना कि कहे जी मुझे 10 अरब और रुपए दें तो मैं ये कर दूंगा। नहीं, अवेलेबल सोर्सेज में हमने रहना है। तमाम नेशनल फेडरेशंस को ये लेटर जा चुका है और 50% जो है उन फेडरेशन ने हमें अपना प्रोग्राम दे दिया है कि वो बच्चे सेलेक्ट करें जो 2020 ओलंपिक्स में जाके उतने जवान हो चुके हैं कि वो क्वालिफाई करें। ठीक है। अब हम आगे थोड़ी सी काफ़ी ट्रेजेडी है जो दुनिया में हो रही है इस वक्त। खामोशी ने हमेशा जाबिर को हौसला अफजाई की है, मजबूर की नहीं। शायद इसीलिए हल्ब में फंसे मजबूर और लाचार अफराद दुनिया से उन पर होने वाले जुल्म और खामोशी तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन और हिम्मत नहीं हारे। देखते हैं इनकी रिपोर्ट पे, ये रिपोर्ट। There is no minute to spare, please.
जो शाम के सदर बशार उल असद की फौजें हल्ब शहर पर अपना कंट्रोल मजबूत करती जा रही हैं, बागियों के कब्जे वाले इलाके यानी मशरकी हल्ब में फंसे अफराद को अपनी मौत नजदीक तर होती नजर आ रही है। इसीलिए इन इलाकों में फंसे अफराद ने अपनी अलविदाई पैगामात पर मबनी वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दी हैं। This may be my last video. More than 50,000 of civilians who rebelled against the dictator al-Assad are threatened with field executions. ये पैगामात मीडिया की तवज्जो हासिल करने में तो शायद कामयाब हो गए हैं, लेकिन आलमी लीडरों की ज़मीर को जगाने में नाकाम रहे। हल्ब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बुलाए गए हंगामी बरतानवी पार्लियामान के इजलास में मेंबरान की हाजिरी निहायत कम रही, जिसको अवाम ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ट्विटर सारफीन ने ट्विटर ट्रेंड हल्ब दुनिया और अरब ममालिक की खामोशी की वजह से तबाह हो रहा है के जरिए आलमी लीडरों की गफलत को तनकीद का निशाना बनाया। आईफिल टावर ने हल्ब में फंसे अफराद से यकजहती के तौर पर तमाम लाइट्स बुझा दी, जबकि तुर्की में अफराद ने रूस एम्बेसी के बाहर एहतजाजी मार्च भी किया। अवाम की इस तनकीद और एहतजाज के बावजूद अमरीका या कोई भी यूरोपीय ममालिक हल्ब में फंसे अफराद को बचाने के लिए ठोस इकदाम करने में नाकाम रहा है। न्यूज़ वाइज का वक्त अब खत्म हुआ है। आप मेरी तरफ से इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए डॉन न्यूज़, मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए।